मङ्गलाचरणम्। ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य सरलतमविधिना व्याकरणस्य षोडशी कक्षा प्रवर्तते। संज्ञायां विषये अग्रे सरामः। अद्य संज्ञायां परस्मैपदसंज्ञा वर्तते। परस्मैपदसंज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते लः परस्मैपदम्। लः षष्ठ्याः एकवचनं, परस्मैपदं प्रथमायाः एकवचनं। लः अर्थात ल स्थाने ये आदेशाः। लः षष्ठी है तो स्थान अर्थ हो गया कि ल के स्थान में जो आदेश होते हैं वे परस्मैपद संज्ञक होते हैं। लादेश कौन से हैं? तो लादेश हैं तिप तस्झी सिप थस्थ में वस्मस। ये सभी क्या है? लादेश हैं। ला के स्थान में प्राप्त होने वाले जो 18 प्रत्यय तिप तस्झी इत्यादि तिंग, जिन्हें हम कहते हैं तिंग प्रत्यय, ये सभी परस्मै पद संज्ञक प्राप्त हुए लह परस्मै पदम सूत्र से। चूंकि लह परस्मै पदम क्या कह रहा है कि ला के स्थान में परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय तो फिर तिंग प्रत्यय जितने हैं, हमने 18 प्रत्यय पीछे किए थे, आपको याद होगा पिछली कक्षा में। तिप तस्झि सिप थस्थ मिप वस्मस्त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग, इस प्रकार। तो ये 18 प्रत्यय परस्मै पद संज्ञक प्रकृत सूत्र से प्राप्त होने लग गए। परंतु आगे ही हम अभी सूत्र पढ़ेंगे तंगानावात्मने पदम। तंगानावात्मने पदम क्या कहता है? तंग और आन की परस्मै पद आत्मने पद संज्ञा होती है। तो तंग प्रत्यय कहां से शुरू हुए? त आताम झ से लेकर के इट वही महिंग के ng पर्यंत तंग प्रत्याहार हो गया, तंग प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो महिंग के ng पर्यंत तो कितने प्रत्यय हो गए? त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग। तो इस प्रकार ये तंग प्रत्यय भी कितने हो गए? तंग प्रत्यय भी हो गए, 9 प्रत्यय हो गए। तो ये 9 प्रत्यय और इसके अलावा जो क्या है एक आन शानच और कानच का, तो वो सभी प्रत्यय क्या हो गए? आत्मनेपद संज्ञा अग्रिम सूत्र से विधान कर रहे हैं। तो वो विशेष विधान है। विशेष विधान होने के कारण से, चूंकि नेक्स्ट ही सूत्र ने तंगानावात्मनेपदम ऐसा कह दिया कि तंग और आन की तो आत्मनेपद संज्ञा होती है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि शेष बचे हुए जितने हैं, शेष कौन से बचे? शेष ये बच गए 9 प्रत्यय। ये तिप तस्झि सिप थस्थ मिवस्मस त मिवस्मस, ये जो 9 प्रत्यय हैं, बचे हुए शेष 9 प्रत्ययों की क्या हो गई? परस्मै पद संज्ञा हो गई। तो ला के स्थान में होने वाले 9 प्रत्ययों की परस्मै पद संज्ञा होती है और इनसे जो रूप बनते हैं
वे परस्मै पद के रूप कहलाते हैं, जैसे पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। तो ये रूप भी क्या हो गए, परस्मै पद में बन गए। इसी प्रकार पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, इसी प्रकार पठतु पठताम पठन्तु, इसी प्रकार अपठत अपठताम अपठन। ये सभी लट के ला के स्थान में आने वाले अर्थात 10 लकारों के जो प्रत्यय हैं, यदि वो ला के स्थान में आ रहे हैं तो वे सभी परस्मै पद संज्ञक हैं। और आगे जब आत्मनेपद संज्ञक होंगे, आत्मनेभाषाः जो हैं, जैसे एधते लभते वर्धते इत्यादि जो धातुएं हैं, इन सब से जो प्रत्यय होंगे वो क्या है, तंगानावात्मनेपदम से आत्मनेपद संज्ञक होंगे। तो अभी हमने देखा कि परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं, तिप्तसी, और ये जहां पर होंगे वे रूप भी परस्मै पदी रूप कहलाएंगे। तो ये परस्मै पदी रूप हैं, ऐसा स्पष्ट आपको समझना चाहिए। अग्रिम आत्मनेपद संज्ञा विधायक सूत्र है तंगानावात्मनेपदम। यह सूत्र आत्मनेपद संज्ञा का विधान करता है। विग्रह कर लेते हैं। तंगानौ प्रथमायाः द्विवचनम, आत्मनेपदम प्रथमायाः एकवचनम। तंच आनश्च इति तंगानौ। इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। अर्थम पश्यामः। तंगानौ आत्मनेपद संज्ञकौ भवतः। तंग और आन की, चूंकि दो की चर्चा हो रही है इसलिए तंग और आन, तंगानौ, तंगानौ आत्मनेपद संज्ञकौ भवतः। तंग और आन की आत्मनेपद संज्ञा होती है। तंग क्या है, मैंने पहले भी स्पष्ट किया। त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इट वही महिंग। ता से लेकर के महिंग के ङ पर्यंत तंग प्रत्याहार हो गया। तो इस प्रकार इन प्रत्ययों की त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इट वही महिंग, इन प्रत्ययों की आत्मनेपद संज्ञा होती है। साथ में कहा आन, आनौ, तंग और आन की आत्मनेपद संज्ञा होती। तो आन, आन से किसका ग्रहण है, शानच और कानच प्रत्यय का। शानच हो गया लटः क्षत्रि शान चाव प्रथमा समानाधिकरणे। इस सूत्र से वर्णित जो शानच प्रत्यय है वह शानच प्रत्यय, और लिटः कानचवा से कहा जाने वाला कानच प्रत्यय, ये दोनों इनके उदाहरण क्या बनते, पठमानः, लभमानः, खादमानः, धावमानः। ये जो उदाहरण है ये सभी आत्मनेपद प्रत्यय में बनते हैं। ये आत्मनेपद में ये रूप सिद्ध होते हैं। जबकि पठन, हसन, गच्छन इत्यादि जो रूप हैं, पठती, गच्छन्ति इत्यादि ये जो हैं ये परस्मै पदी रूप हैं। तो इस प्रकार इनकी भी आत्मनेपद संज्ञा होती है। अग्रेसरामः। प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा। प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा विधायक सूत्र है तिंग स्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। तिंग षष्ठी का एकवचन, त्रीणि त्रीणि प्रथमा का बहुवचन, मध्यमोत्तमाः भी प्रथमा का बहुवचन। अर्थ कर लेते हैं। तिंगः अष्टादश प्रत्ययाः। तिंग के, तिंग की प्रत्यय कितने, 18 प्रत्यय होते हैं। तो तिंगः, तिंग के जो 18 प्रत्यय हैं उनके तीन तीन के जो क्रम हैं, अर्थात तिप तस झि सिप थस थ, तीन तीन के जो त्रिक हैं उनकी क्रमशः प्रथम मध्यम उत्तम ये संज्ञाएं हो जाती हैं। तो प्रथम पुरुष में तिप तस झि 3 प्रत्यय आते हैं, तो उनके रूप बने पठति पठतः पठन्ति। तो इस रूप की
पठति पठतः पठन्ति की प्रथम पुरुष संज्ञा हो गई। इसी प्रकार पठसि पठतः पठते की मध्यम पुरुष, इसी प्रकार मिवस्मस पठामि पठावह पठामह की उत्तम पुरुष संज्ञा जाननी चाहिए। आगे एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा। तानि एकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः। तानि प्रथमा का बहुवचन, एकवचन द्विवचन बहुवचनानि प्रथमा का बहुवचन, एकशः अव्ययपदम्। एकवचनं च द्विवचनं च बहुवचनं च इति एकवचन द्विवचन बहुवचनानि। अर्थ कर लेते हैं। तानि ऊपर से तिङः त्रीणि त्रीणि की अनुवृत्ति आ रही है, इसके ऊपर का ही सूत्र है, 100 संख्या का सूत्र है, अपनी अष्टाध्यायी में निकाल लें। तिङस् त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः, तो उस सूत्र से तिङः त्रीणि त्रीणि की अनुवृत्ति आ रही है। तो इस प्रकार अर्थ हुआ तानि तानि कानि तिङः त्रीणि त्रीणि, तानि तिङः त्रीणि त्रीणि एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकानि भवन्ति। तो उन तिङ के जो तीन तीन त्रिक हैं, कौन से थे? तिप तस झी, तो उन तीन की क्रमशः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञाएं होती हैं। तो इस प्रकार तिप एक वचन, तस द्विवचन, झी बहुवचन, तो बना पठति पठतः पठन्ति। इसी प्रकार पठसि पठतः पठत, आप तिप सिप में एक वचन में, तस थस वस द्विवचन में, झी थ मस बहुवचन में। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना है आपको। तो आज का प्रकरण सरल है, इसलिए शीघ्र, ज्यादा कठिन उदाहरण भी नहीं है, शीघ्रता से बढ़ता जा रहा है। देखते हैं आगे है विभक्ति संज्ञा। सूत्र है विभक्तिश्च। विभक्ति ही प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम। सुपः त्रीणि त्रीणि विभक्ति संज्ञकानि च भवन्ति। सुप के जो तीन तीन त्रिक हैं उनकी विभक्ति संज्ञा होती है। तो सुप के जो तीन तीन त्रिक तो कौन से हो गए देख लेते हैं। सुऔजस पहला त्रिक है, इसकी हो गई प्रथमा विभक्ति। इसी प्रकार अम औक्षस द्वितीया, टाभ्याम भिस तृतीया विभक्ति, येभ्याम भ्यस चतुर्थी विभक्ति। इसी प्रकार ngस ओस ngसी ओ ngसिभ्याम भ्यस पंचमी, ngस ओस आम षष्ठी, ङी ओस सुप सप्तमी। तो हमने सुगण में पहले पढ़ा भी था, स्मरण होगा आपको, वहां इसी प्रकार किया था। पुरुषः पुरुषौ पुरुषाः प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, पुरुषम पुरुषौ पुरुषान् द्वितीया विभक्ति। तो इसमें प्रत्यय क्या हुए हैं और इन प्रत्ययों की द्वितीया विभक्ति होती है अम औषस। इसी प्रकार इन प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा होती है, और ये प्रत्यय जब शब्द के साथ हो जाते हैं तो वो शब्द क्या कहलाया कि ये प्रथमा विभक्ति में बन रहा है, यह द्वितीया में बन रहा है, ये तृतीया में बन रहा है, इसी प्रकार चतुर्थी पंचमी। तो इन प्रत्ययों को अभी आपको स्पष्टतया समझने का प्रयास करना है। संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। यह सूत्र संहिता संज्ञा का विधान करता है। इसका अर्थ देख लेते हैं। यहां पर परः शब्द जो प्रयोग किया है सूत्र में, परः शब्द अत्यंत, बगैर किसी व्यवधान के, जहां पर अत्यंत सामीप्य हो तो अत्यंत के लिए यहां पे अतिशय के लिए पर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पर शब्द अतिशयवाची, वर्णानां परः अर्थात अतिशयितः, सन्निकर्षः। सन्निकर्षः से क्या कहा गया? सामीप्यम प्रत्यासत्तिः।
वर्णों का अत्यंत सन्निकर्ष सामीप्य हो तो उनकी संहिता संज्ञा हो जाती है। संहिता से तात्पर्य यहां संधि विषय है। संधि विषय का प्रकरण अष्टाध्यायी में जहां पर वर्णित है, षष्ठ अध्याय इत्यादि में, वहां संहितायाम का अधिकार जाता है संहिता विषय में। तो अष्टाध्यायी में कहीं भी संधि ऐसा शब्द का व्यवहार नहीं करेंगे, अपितु संहितायाम यह पद का व्यवहार होगा। तो आप जब भी सूत्र पढ़ेंगे, कहीं जहां भी संधि प्रकरण पढ़ेंगे, एको यणची अकः सवर्णे दीर्घ या वृद्धि संधि या वृद्धि एकादेश को जहां भी संधि प्रकरण आप पढ़ेंगे, उन सभी सूत्रों में संधि शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं होगा, अपितु संहिता शब्द का प्रयोग होगा। तो संहिता से तात्पर्य आपको क्या समझना है कि यहां पर संधि की चर्चा की जा रही है। संहिता से तात्पर्य संधि है। तो संधि विषय में क्या होता है? वर्णों का अत्यंत सामीप्य हो जाता है, अत्यंत सन्निकर्ष होता है। जैसे हम देखते हैं उदाहरण में, उदाहरण क्या है हमारे? यदि, अपि, यद्यपि। इसी प्रकार दधि अत्र, दध्यत्र, मधु अत्र, मध्वत्र, इस प्रकार। तो यदि, अपि, इको यणचि सूत्र से जब हम एक के स्थान में यण आदेश करने लगे तो वो अच परे रहते संहिता विषय में। संहिता विषय में कहता है, तो संहिता विषय से तात्पर्य क्या हुआ? संधि विषय में। तो यहां पर हम अत्यंत सामीप्य देख रहे हैं। ई है, ई के जस्ट बाद में आ है, अच परे रहते, बीच में किसी का व्यवधान तो नहीं है, अतिशय सामीप्य। तो जस्ट ई के बाद अ का दर्शन हुआ, बीच में किसी का व्यवधान नहीं देखा गया। इस प्रकार इन दोनों के बीच में अत्यंत सामीप्य है। अत्यंत सामीप्य होने से ई को यण आदेश हो जाएगा। यण आदेश यथासंख्य करके होता है। तो एक प्रत्याहार में भी 4 वर्ण है, ई उ रील री, और यण में भी 4 हो जाते हैं, य व र ल। तो ई के स्थान में हो जाता है य। एक में क्या हो गया? ई उ री और री। और इनके जो स्थानीय हैं वे भी 4 हैं। यण प्रत्याहार देखिए, हाया वरट के य से लेकर के य, व, र, ल, ये भी 4 हो गए। यण ये भी 4 हैं, और जिनके स्थान में कर रहे थे वे भी 4 हैं। तो इस प्रकार यथासंख्य करके, यथासंख्य अर्थात क्रमशः, एक के स्थान में यण आदेश हो जाएगा। तो ई था, तो ई के स्थान में यण आदेश का हम विधान कर लेंगे, तो ई को य हो जाएगा। यहाँ पे अत्यंत सामीप्य दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके स्थान में संहिता का विषय, संधि का विषय है, ई को हो गया य। तो यद, य, अपि, य चूंकि हलंत था तो हलंत होने से अपि का आ मिल गया, तो यपि, और यद, यहां पे द भी हलंत बचा, तो यद, यपि, यद्यपि, ऐसा बन जाएगा। इसी प्रकार दध्यत्र, इसी प्रकार मध्वत्र। अग्रे अस्ति अवसान संज्ञा। अवसान संज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते विरामोऽवसानम्। विरामः प्रथमायाः एकवचनम्, अवसानं प्रथमायाः एकवचनम्। अर्थः वर्तते विरामः अवसान संज्ञको भवति। विराम की अवसान संज्ञा होती है। तो विराम क्या है? रुकना, समाप्ति। समाप्ति में जैसे आप भाषा में भी किस प्रकार करते हैं? व्यवहार में विराम लगा दिया। विराम चिन्ह का क्या तात्पर्य हुआ? कि पहला विषय यहां पर समाप्त हो गया। तो इस प्रकार विराम की अवसान संज्ञा होती है, अर्थात समाप्ति की ओर जब हम बढ़ रहे होते हैं, समाप्ति की अवसान संज्ञा होती है।
तो पुरुषः की जब हम सिद्धि बनाते हैं, आपने सुगण सु में देखा था, तो वहां पर हमने संक्षेप में इसी प्रकार सु ला के रखा था। उसी प्रकार पुरुष में भी इसी प्रकार होगा, पुरुष सु, उसके बाद बहुत सारे कार्य होंगे। स्वाद्योत्पत्ति के पश्चात अंग संज्ञा होगी, पद संज्ञा होगी, बहुत सारे कार्य होंगे, और उसके अनंतर लास्ट में ससजुषोरु से रू के पश्चात इत संज्ञा के बाद पुरुषर, सु का र बचेगा, पुरुषर। अब यह अंतिम स्थिति की ओर है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर विरामोवसानम से अवसान हो जाएगा। अवसान संज्ञा हो गई, अवसान संज्ञा की विराम ने अर्थात समाप्ति की ओर है, तो समाप्ति की अवसान संज्ञा होने से खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र से खर परे रहते या अवसान में, तो खर क्या है, प्रत्याहार। तो यहां तो परे कुछ भी नहीं है क्योंकि पुरुषर, अब तो लास्ट स्थिति ही है पुरुषर, खर तो परे नहीं है। खर से खर प्रत्याहार लेना है। खर प्रत्याहार कहां पर है, ख फ छ ठ थ चट तौ कपय श श सर, यहां पे खर प्रत्याहार बनता है। अवसान में, अवसान तो यहां पर है ना, विरामो वसानम, विराम की अवसान संज्ञा होती है, तो समाप्ति की ओर है ये। तो अवसान में, अवसान में रू के रेफ को विसर्जनीय हो जाता है, तो रू का रेफ था, इसको विसर्जनीय होके पुरुषः ऐसा पद बना। रू इत्यादि की प्रक्रिया हम सिद्धि प्रक्रिया में समझेंगे आगे। तो यहां पर केवल आपको विराम, समाप्ति और अवसान संज्ञा को समझना ही प्रयोजन है, इसलिए केवल अवसान संज्ञा समझेंगे। एक संज्ञा प्रकरण की एक कक्षा भी और बच रही है, अवशेष है। उस कक्षा को करने के पश्चात हम सिद्धि में प्रवेश शीघ्र करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, कक्षा को समाप्त करते हैं शांति पाठ के साथ। ओम शांति शांति शांति।